हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने सबसे पहले लिया था रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था कल। नाउ क्वेश्चन लेते हैं, देन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन रेडियस ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट of Li2 positive ion. Determine radius of fifth excited state of Li2 positive ion. No समझ wrong है।
स्टॉलिक 1 स्ट्रॉन्ग है दोनों। श्रेयांश करेक्ट है। वंस स्टिल रॉन्ग है। मुफीज रॉन्ग है। करंट रॉन्ग है। आयशा रॉन्ग है। ब्लेसी करेक्ट है। कार्तिकेश रॉन्ग है। तो देखो, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है यार? हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम एक्साइटेड स्टेट दिया है तो हम ऑर्बिट बता सकते हैं ना, और एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट कैसे करेंगे? +1 कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑर्बिट हुआ ये? 6th ऑर्बिट हुआ। इसके अलावा Li 2 पॉजिटिव, उसका जेड क्या होता है? Li का जेड होता है 3। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था? इट वो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इज 3। तो ये क्या आ गया? 0.529 इंटू 36/3। ये 0.529 इंटू 12। सो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6.348 एंगस्ट्रॉम। एन इज ऑर्बिट नंबर सुष्मिता, लास्ट लेक्चर में बताया था ना। एन इज ऑर्बिट नंबर। एन इज ऑर्बिट नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट दिया और ऑर्बिट नंबर पता करना है तो क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। ओके, आगे चले। हो गया सबका? लिथियम 2 पॉजिटिव का क्या परिणाम? लिथियम 2 पॉजिटिव की वजह से तो जेड आया ना भाई। लिथियम का ही तो जेड 3 होता है ना। Z = 3 कहाँ से आया? लिथियम से ही आया हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if radius of अतिकेश जल्दी लिखो, हमें बोलो क्या डाउट है। वो n इज इक्वल टू 6 कहाँ से आया? लास्ट लेक्चर अटेंड किया तुमने? मैं 3 बार ये चीज आज भी बता चुका हूँ कि एक्साइटेड स्टेट दिया हो और ऑर्बिट नंबर निकालना तो +1 कर देते हैं, और कल भी हमने ये चीज बताई थी। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट दिया है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है 6th ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3 positive is capital R, then determine radius of ground state of helium positive। B3 पॉजिटिव का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैपिटल आर दिया है, हीलियम पॉजिटिव का ग्राउंड स्टेट का रेडियस निकालना, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर आंसर चाहिए, इसके टर्म्स में आंसर निकालना है। सुस्मिता, और रेडियस का फॉर्मूला है, कल हमने डिराइव किया है। कैपिटल आर मीन्स क्या भाई? कैपिटल आर दिया है B3 पॉजिटिव का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, जो B3 पॉजिटिव है उसका थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैपिटल आर दिया है। तो तुम्हें एस हीलियम पॉजिटिव का ग्राउंड स्टेट का रेडियस निकालना है उस कैपिटल आर के टर्म्स में।
सुमेध, श्रेयंश रॉन्ग है, मुफीज रॉन्ग है, जस्ट रॉन्ग है, वंश रॉन्ग है, शालिक वैल्यू नहीं निकालना, हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर चाहिए, हमें कैपिटल आर के टर्म्स में आंसर चाहिए। नो प्रथम। देखो क्या है, जब हमें एक का रेडियस दिया और मतलब एक का हमें कोई वैल्यू दिया और उसी के टर्म्स में दूसरे का निकालना हो तो क्या करना चाहिए? यस, नाउ इट इज करेक्ट आई थिंक। यस रेंस, नाउ इट इज करेक्ट। तो हमें देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या पता है, क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये फॉर्मूला हमारे पास रेडियस का। तो हमें बी थ्री पॉजिटिव का रेडियस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर पता है, विलियम पॉजिटिव का रेडियस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर निकालना है। ठीक है, तो रेडियस हो गया कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, क्या है भाई? थर्ड ऑर्बिट है ना, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, क्या हो गया? बी थ्री पॉजिटिव, वी का जेड होता है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो ये हमने बी थ्री पॉजिटिव के लिए इक्वेशन लिख दिया है। नाउ हीलियम पॉजिटिव के लिए इक्वेशन क्या होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू 0.529
इंटू एन स्क्वायर। तो हीलियम पॉजिटिव का हमें क्या दिया, देखो हीलियम पॉजिटिव का ग्राउंड स्टेट दिया है। नाउ ग्राउंड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, कौन सा ऑर्बिट होता है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है। सो हीलियम पॉजिटिव का जो जेड है, हीलियम पॉजिटिव का जेड क्या है 2, और ग्राउंड स्टेट दिया है मतलब एन हो गया 1, ठीक है। बी 3 पॉजिटिव का जेड क्या होता है 4, और थर्ड ऑर्बिट है तो ऑब्वियसली एन क्या हुआ था इसका 3 हुआ था, ठीक है। सो एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो एन हो गया 1 अपॉन जेड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। तो अभी देखो क्या है, जब हमें एक का वैल्यू दिया दूसरे का वैल्यू निकालना है उसके टर्म्स में, तो रेशियो ले लिया करो। ओके, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 को 1 से डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब देखो 0.529 दोनों में आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर क्या बचेगा, 1/2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर बाय 4, ये हम बोल सकते हैं इट इज 4/9 इंटू 2। एक मिनट, कुछ मिस्टेक किया गया। 2/1 किया, सॉरी या, ओके। सो 4/9 इंटू 1/2, तो क्या आ गए, ये आ गया 2/9। तो स्मॉल आर यहाँ से क्या हो गया, स्मॉल आर इज 2r/9। ओके, सो रेडियस हमारे पास आ गया किसका, हीलियम पॉजिटिव के ग्राउंड स्टेट का। ओके, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था इधर, तो 1/2 है। ओके, दिस इज 1/2, 1/2 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर अपॉन 4। तो जब भी हमें एक का वैल्यू दिया हो और दूसरे का वैल्यू उसी के टर्म्स में निकालना हो, तो इस टाइप से रेशियो ले लिया करो, ठीक है। हमें यहाँ पर आंसर जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए थी, मतलब हमें एंगस्ट्रॉम वगैरह वाली वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, रेडियस चाहिए था इसके टर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, दो इक्वेशन लिखा, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और फिर हमने क्या किया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली ये 0.529 कैंसिल आउट हो गया। देन दिस इस दिस डिवाइड बाय दिस किया, ठीक है। तो 1/2 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर बाय 4, ऑब्वियसली 4 ऊपर चला गया, ये 4/9 हो गया ये, एंड ये 1/2, दैट इज नथिंग बट 2/9। चैतन्य डिवाइड करना नहीं आता क्या भाई, है? एक्स अपॉन वाई को अगर तू डिवाइड बाय जेड बाय पी करता है या पी बाय क्यू करता है, तो क्या होता है डिवाइड, एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाय पी बाय क्यू क्या होता है, इट इज एक्स बाय वाई इंटू क्यू बाय पी होता है ना। होता ही नहीं होता, तो जो डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है ना, उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर एज इट इज रहा और डिनोमिनेटर वाला जो है वो क्या हो गया, उल्टा मल्टीप्लाई हो गया।
कैंसिल आउट करने पे नीचे 2 है, ऊपर 4 है, तो 4 को 2 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हो? 2 टाइम्स कर सकते हो ना? 2/9 आ गया ना? चैतन्य समझ आया ही नहीं आया? प्रणव, एक का वैल्यू दिया और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है उसके टर्म्स में, तो रेशियो लो। तो ये हमारे पास हो गया रेडियस वाला पार्ट। ना हम आगे चलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो लास्ट टाइम हमने रेडियस निकाला था, अभी वेलोसिटी निकालते हैं। हाँ सुमित, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो देखो हमारे पास लास्ट लेक्चर में जो हमने इक्वेशन बताई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी kz² / r = mv², यही थी ना जब हम डिराइव कर रहे थे रेडियस का एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन यही आई थी। एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन nh/2π = mvr। ठीक है, mvr = nh/2π, ये थी ना। तो अपने पास ये दो इक्वेशन। ओके, तो इन दो इक्वेशन से हमने लास्ट टाइम क्या किया था? रेडियस निकाला। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखो क्या है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो। इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये? तो दिस इज के ZE² / r इंटू 2π/nh = mv²/mvr। ये आया।
तो देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये देखो ये दोनों m कैंसिल आउट हो गया आपस में। इसके अलावा एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, एक v बचेगा, एंड ये जो r है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जस्ट क्या आ रहा है, v आ रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है 2 पाई इंटू के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, इसको ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बताया सेम वही यहाँ पर है कि एन और जेड ये दोनों को छोड़ के बाकी सभी की वैल्यूज हमें पता है ना। जैसे लास्ट लेक्चर में पता थी, के की वैल्यू पता है ना, के की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, जेड और एन को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यूज पता है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो हम लिख के बताएंगे अभी तुम्हें। तो ये सब वैल्यूज हमें पता है, जेड और एन नहीं पता है, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लास्ट स्टेप में क्या डिवाइड किया है ना भाई चेतन ने, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो गया, तो यही बचा ना। प्रणव यार जब डिवाइड करोगे तो थोड़ी थोड़ी देर पहले तो ये चीज बताई थी, इसको इसको तुम्हें इससे डिवाइड करना है, तो जो नीचे वाला है वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अभी तो बताया था कि एक्स बाय वाई को अगर तू डिवाइड बाय पी बाय क्यू करेगा तो एक्स बाय वाई इंटू क्या हो जाता है, क्यू बाय पी हो जाता है कि नहीं हो जाता।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जैसा मैंने बताया, जेड और एन को छोड़ के बाकी सबके वैल्यूज पता है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अपने पास v जो है सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो आ जाता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये आ जाता है हमारे पास v का वैल्यू जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब हम पाई की, के की, ई की और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाता है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये फॉर्मूला ऑब्वियसली याद रखना है। तो वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया जेड बाई एन। तो अगर हम जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है ना, मतलब जेड बढ़ाने पर वी बढ़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन उसको उसकी वेलोसिटी कंपेयर करें तो किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका जेड ज्यादा उसमें वेलोसिटी ज्यादा। तो ऑब्वियसली हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो एन को बढ़ाने पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एन को बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, मतलब अगर तुम हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और उसी के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी, कम है। क्यों, क्योंकि एन बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या है, कम हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे वेलोसिटी होगी, उससे कम वेलोसिटी सेकेंड ऑर्बिट में होगी, उससे कम वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट में होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऑर्बिट नंबर बढ़ाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम ग्राफ भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर v वर्सेज जेड ग्राफ बनाते तो कैसा आएगा यार, वो v वर्सेज जेड ग्राफ कैसा आएगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है ना, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से तो कैसा ग्राफ आता था, स्ट्रेट लाइन आता था साल एक। स्क्वायर के डायरेक्टली होता था तो पैराबोला आता था, यहाँ पर स्क्वायर के डायरेक्टली नहीं है, जस्ट डायरेक्टली है, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो v वर्सेज जेड ग्राफ जो है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। व्हाट अबाउट v वर्सेज एन ग्राफ, v और n में क्या रिलेशन है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n ना, तो जब एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था तो ग्राफ कैसा आता था, हाइपरबोला आता था। ओके, डिक्रीज होती है ना वैल्यू। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास हाइपरबोला आता था। इसके अलावा v वर्सेज 1/n ग्राफ कैसा आएगा, v और 1/n में क्या रिलेशन है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, लेकिन 1/n के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, v n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बट 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो v और 1/n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, तो हमारे पास ये ग्राफ जो है यहाँ पर बन सकता है। लिखो फिर आगे चलते हैं। यस सलील, फर्स्ट वाला भी स्ट्रेट लाइन ही है।
नहीं सलील, रेडियस ये एंड वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो लास्ट में फॉर्मूला आ रहा है रेडियस एंड वेलोसिटी का, वो याद होना चाहिए। तो आगे हो गया सबका ना? नो अर्थ, तो 10⁶ है पावर में। अगर तुम पावर में 10⁶ करो, 6 के बजाय पाई रखोगे तो 21.8 हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो देखो, हमने रेडियस एंड वेलोसिटी दोनों के एक्सप्रेशन निकाले। नाउ इन एक्सप्रेशंस को यूज करके हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी आ सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड याद है हमने क्या बताया था फॉर्मूला टाइम पीरियड का? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन था ना। तो क्या आया था? 2πr/v आया था कि नहीं आया था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बिफोर रदरफोर्ड हमने बताया था। तो 2πr/v क्या हो जाएगा देखो। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर हो गया 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n²/z। ओके, तो ये हम पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड मिलेगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर हो गया 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n²/z। ऑब्वियसली 10⁻⁻10 क्यों? बिकॉज हम मीटर में ले रहे हैं। ओके, ऊपर वाला पार्ट में ले रहे हैं एंड डिवाइड बाय वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। मीटर पर सेकंड में क्या है? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/9। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n⁻³ ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन जो है वो ये रहेगा। ओके, ये कौन सी यूनिट होगी इसकी? यूनिट विल बी सेकंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन विल बी दिस। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन जो है ये हमारे पास होता है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1/टाइम पीरियड अगर तुम यहाँ पर करते हो, इसका 1 करते हो तो ये आ जाता है 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू z²/n। ये आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्म, ऑब्वियसली पर सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या बताया था हमने? इट वाज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार घूम जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू z²/n³ पर सेकंड जो है वो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। 1/टाइम पीरियड करेंगे तो ये आ जाए। तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखने।
Yes, Salil. It is time taken to complete one revolution by electron in any shell. 6.56 कैसे आया? वो डिवाइड करके आएगा, सब्स्टिट्यूट वगैरह करने के बाद वही आएगा। ये मतलब इसका उल्टा होगा ना, जैसे ये वाले पार्ट का क्या होगा, उल्टा होगा। ये 1.5 एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। कि जो हमें हमें इसका उल्टा करना, तो इसका उल्टा करेंगे तो वो 6.56 ही आएगा। इसको आगे एग्जैक्ट, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है इट इज एक्चुअली 1.524 ऐसा कुछ, ठीक है। वी हैव रिटन ओनली 1.5। ओके, सो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है टाइम पीरियड वाली जो है ना, इट इज 1.524 वगैरह, बट हमने इसको जस्ट क्या लिखा है, 1.5 लिखा है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन एंड टाइम पीरियड के। हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटरमाइन टाइम टेकन टू कंप्लीट half of the revolution by electron in third orbit of Li2 positive. Determine time taken to complete half of the revolution by electron in third orbit of Li2 positive. Li2 positive के थर्ड ऑर्बिट में जब हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट करने में।
सुमेध करेक्ट है, श्रेयस अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। बाकी का रॉन्ग है। मुफीज करेक्ट है। चैतन्य आना रॉन्ग है। आयशा रॉन्ग है। अर्थ करेक्ट है। प्रथम रॉन्ग है। वंश रॉन्ग है। चैतन्य करेक्ट है। शालिक रॉन्ग है। महादेव करेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला डिटरमाइन टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन। अगर वो बोलता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन तो वो टाइम पीरियड होता ना। यहाँ पर हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो हमें जो निकालना है टाइम वो क्या है, इट इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, मीन्स हाफ ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻6। तो ये होगा हमारे पास टाइम टेकन नाउ। 10⁻⁻16 इंटू पावर में क्या था, पावर में था n⁻³ z²। ओके, तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज 1.2। अच्छा, n और z क्या है भाई, तो Li2 पॉजिटिव है, तो Li2 पॉजिटिव है तो z क्या हुआ, 3 हुआ। और थर्ड ऑर्बिट है तो n क्या हुआ, n भी 3 हुआ। ठीक है, सो दोनों की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n⁻³ मीन्स 3 का स्क्वायर, सॉरी 3⁻³ डिवाइड बाय z⁻² मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दिस इज 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू, अब देखो ये क्या बचेगा, नीचे 3 स्क्वायर ऊपर 3⁻³ है, तो क्या बचा, 3 बचा ना जस्ट। ओके, सो ये देखो 3/2 क्या हो जाएगा, या 3 इंटू 1/2 क्या होगा, 1.5 होगा। सो दिस इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻16। तो ये हो गया 2.25
इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन कंप्लीट करने। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, पूरा टाइम पीरियड का निकाल लो, कितना टाइम लगेगा पूरा वन पीरियड सॉरी वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एंड देन उसे डिवाइड बाय 2 कर। नो चैतन्य, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एग्जाम। हो गया सबका, आगे चले। ना तो ये हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला आया यूजिंग रेडियस एंड वेलोसिटी। इसके अलावा हमारे पास और भी यहाँ पर एक आ सकता है रेडियस वेलोसिटी को यूज करके। याद है हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था। एक्सेलरेशन हमने क्या बताया था, हमने बताया था इट इज v²/r। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछेंगे। प्रणव जल्दी लिखो। हो गया प्रणव? हाँ, सो एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या बताया था, हमें v²/r बताया था। लाइक एग्जैक्ट इसका वेल एक्सेलरेशन तो कोई पूछेगा नहीं कि कितना होता है ना, वो तुमसे नहीं निकलवाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये एन और जेड पर कैसे डिपेंड कर रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये एन और जेड पर कैसे डिपेंड करेगा, तो v जो है ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, था कि नहीं था? ऑब्वियसली v² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड बाई एन के होल स्क्वायर। इसके अलावा r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r प्रोपोर्शनल है n² बाई जेड के, है कि नहीं है? ठीक है, सो ये ओवरऑल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा यार, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ओवरऑल किसके प्रोपोर्शनल हुआ, इट इज प्रोपोर्शनल टू z² बाई n² इनटू नीचे वाला क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया ना, मींस z/n²। तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू z⁻³ बाई n⁴। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है z⁻³ बाई n⁴ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है।
इसके अलावा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो कि क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों इक्वल थे ना। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। अब ऑब्वियसली ये जेड और एन पर कैसे डिपेंड करेगा, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बताया है कि यार वी स्क्वायर बाय आर जो है ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ये हुआ जेड रेस टू 3/n⁴ के प्रोपोर्शनल, बताया ना। वी स्क्वायर बाय आर इसी के प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, Z⁴ ठीक है। तो एक्सेलरेशन एंड फोर्स दोनों जो है जेड और एन पर कैसे डिपेंड करेंगे, इस टाइप से डिपेंड करेंगे, Z⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, चाहे एक्सेलरेशन ले लो या फोर्स ले लो। फोर्स कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों जो है जेड और एन पर कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z⁴ एंड एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z⁴ ठीक है। तो ये याद रखना है जो हमने बॉक्स में तुम्हें बताया है कि जेड और एन पर कैसे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली लिखना है। जी ठीक है, अगर हम स्लाइड में कुछ लिख रहे हैं तो वो लिखना ही है, ये तो फॉर्मूला है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रखता है। शालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² होता है। तो ऑलरेडी हमने बताया ना कि यार v² किस पे डिपेंड कर रहा है, बताया कि नहीं बताया, इधर देखो ऊपर जो बताया v² ही तो बताया ना। तो v² किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है Z⁴ के। तो ये जो है mv² ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Z⁴ के। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं इससे।
is force of attraction between third orbit electron and B3 positive nucleus is capital F. Then determine force of attraction between ground state electron and helium positive nucleus. तो थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड B3 पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है. हमें निकालना है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन और हीलियम पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ. Yes, it is helium positive.
तो देखो क्या है, हमें यहाँ पर एक के लिए फोर्स दिया है, दूसरे के लिए निकालना है। जैसे नहीं, एक्चुअली यस, आई थिंक करेक्ट है तुम्हारा से। तो देखो, फोर्स हमने बताया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z⁻³ डिवाइड बाय N⁻⁴ के। तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो अब फर्स्ट वाले के लिए जो है फोर्स वो F दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू Z⁻³ तो देखो यहाँ पर n जो है वो 3 है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिटल तो n 3 है और b 3 पॉजिटिव तो n क्या होगा 4, सॉरी z क्या होगा 4। तो Z⁻³ मीन्स 4⁻³ डिवाइड बाय N⁻⁴ मीन्स 3⁻4। एक इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, तो दूसरी इक्वेशन में फोर्स को हम F2 ले लेते हैं। तो F2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू Z⁻³ सो व्हाट इज Z, तो इसका Z क्या है भाई, इसका Z है 2 एंड ग्राउंड स्टेट है तो N क्या हो गया, N हो गया 1, ठीक है। तो इसका N 1 है और Z 2 है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Z⁻³ मीन्स 2⁻³ डिवाइड बाय N⁻⁴ मीन्स 1⁻4। so this is equation 2। नाउ हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें। जब हम ऐसा करेंगे तो इट इज F2 बाय F इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2⁻³ डिवाइड बाय 1 है ना, 1⁻4 मतलब 1 हुआ, एंड देन 4⁻³ डिवाइड बाय 3⁻4 ये होगा ना। ओके, सो क्या है, सो 2⁻³ इज नथिंग बट 8 इंटू, ये देखो नीचे वाले पार्ट को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3⁻4 ऊपर चला जाएगा एंड 4⁻3 नीचे आएगा। तो ये क्या हो गया, इट इज 8 इंटू 81 डिवाइड बाय 64 या 81 बाय 8 हो गया, ठीक है। तो 81 बाय 8 क्या हो गया, F2 बाय F हो गया। यहाँ से F क्या आया, सॉरी F2 क्या आया, तो F2 आ गया 81/8 इंटू F, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि जब एक का वैल्यू दिया और दूसरे का निकालना तो क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। तो वो यहाँ पर किया हमने, रेशियो लिया, ठीक है। और रेशियो जब लेते हैं तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम रेडियस वाले क्वेश्चन में 0.529 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट आ रहा है, हमें नहीं पता कांस्टेंट क्या है, ठीक है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जस्ट जो प्रोपोर्शनल वाला पार्ट है ना वो काम का है, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक्सेलरेशन वाले केस में क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि एक के लिए हमें वैल्यू दिया होगा, दूसरे के लिए निकालना होगा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है, मेंस के लिए फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, चलो 20 है, 21 है, 23, 24, 25 भी है, 26 भी हो जाएगा। तो 20 to 26 देन 29 ऑल्सो, 30 भी आ सकता है, देन 33, 34 एंड 35। ओके, सो 33 to 35 ये मेंस का रहेगा।
एडवांस की अगर हम बात करेंगे तो FBO वाला तो उनका भी सेम है 20 to 26, देन 29, 30 एंड देन उसके बाद 33 से 35। तो ये तो उनका भी सेम वही है, बट FBS में भी इनका रहेगा। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में क्वांटम नंबर दिया है। क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट, क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, देन 19, ऑब्वियसली 24 कर सकते हो। 26, 27, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवांस वाला होमवर्क है। यस उमेद, होमवर्क के लिए अलग बुक बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।